हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने 3-4 क्लास ले ली है और अपन ने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ कैसे बनता है, उस लिम्फ की प्रॉपर्टीज के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद सेकंड क्लास पढ़ी थी अपन ने, और सेकंड क्लास में अपन ने देखा था कि जो लिम्फेटिक वेसल्स है उनके बारे में पढ़ा था। उसमें अपन ने डक्ट भी पढ़ी थी, थोरासिक डक्ट पढ़ी थी अपन ने, राइट लिम्फेटिक डक्ट पढ़ी थी, कुछ ट्रंक्स के बारे में भी अपन ने पढ़ा था। ओके, उसके बाद में अपन ने पढ़ी थी लिम्फ नोड, स्टार्ट करी थी। अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा था लिम्फ नोड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसके बारे में अपन ने देखा था। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक अपन ने पढ़े थे। और नेक्स्ट क्लास थी, उसमें अपन ने पढ़ा था लिम्फ नोड के क्या क्या काम होते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। किस किस रीजन में कौन कौन से लिम्फ नोड पाए जाते हैं उनको देखा था। और थोड़ा बहुत अपन ने देखा था कि इनका फिजिकल असेसमेंट करें, कैसे इनका फिजिकल असेसमेंट किया जाता है, इनको भी अपन ने देखा था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं लिम्फोइड ऑर्गन, है ना। हेडिंग डालू लिम्फोइड ऑर्गन। तो देखो, कुछ डेडिकेटेड ऑर्गन होते हैं, कुछ डेडिकेट ऑर्गन होते हैं जो बस लिम्फ नोड एक छोटा पार्ट है ना, पूरी बॉडी में थ्रू आउट द लिम्फेटिक वेन्स लिम्फोइड लिम्फ नोड पाई जाती है। लेकिन जहाँ पे बड़ी बड़ी लिम्फ नोड हो जाती है, कई जगह लिम्फ नोड इतनी बड़ी हो जाती है कि वो लिम्फोइड ऑर्गन का काम करती है। ये अपन कह सकते हैं जहाँ पे आपके बी लिम्फोसाइट है, टी लिम्फोसाइट है, इनके एक मेन अड्डा होता है ना, उसको अपन बोलते हैं लिम्फोइड ऑर्गन। जो भी वही डिफेंस का काम करते हैं। अपनी बॉडी में काफी सारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। जैसे मैं वन बाय वन करके नाम बताऊं तो सबसे बड़ा लिम्फोइड ऑर्गन अपनी बॉडी में होता है स्प्लीन। कौन सा होता है? स्प्लीन होता है। यदि अपन और बात करें, थाइमस होता है। कौन सा होता है? थाइमस होता है। स्प्लीन हो गया, आपके थाइमस हो गया। और भी अपन बात करें तो आपके टॉन्सिल हो गए। क्या होते हैं? टॉन्सिल। 3-4 तरह के जो टॉन्सिल आते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, है ना। ये टॉन्सिल हो गए, टॉन्सिल हो गए, है ना। टॉन्सिल के बाद अपन बात करें तो माल्ट, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इसमें मेनली अपने बात करें तो एक आते हैं पेयर्स पैचेज। क्या आते हैं? पेयर्स पैचेज आते हैं। तो इनको अपन पढ़ेंगे। काफी सारे माल्ट में भी काफी सारे ऑर्गन आते हैं, गाल्ट आएगा, बाल्ट आएगा, है ना। तो ये काफी सारे लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं, इनको वन बाय वन करके अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जिन लिम्फोइड ऑर्गन की बात करते हैं, अपन पढ़ते हैं टॉन्सिल्स, है ना। कभी आपने सुना होगा, अपन स्लैंग लैंग्वेज में बोलते हैं कि यार मुझे खांसी जुकाम हो रहा है, मुझे टॉन्सिल आ रहा है, मेरे गले में दर्द हो रहा है, शोर थ्रोट हो रहा है, और अपन बोलते हैं टॉन्सिल आ रहे हैं। आप जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो वो टॉर्च उठाता है, डॉक्टर को कहता है आ करो, और वो आपके गले में देखता है कहीं इसको टॉन्सिल तो नहीं आ रही, टॉन्सिल में स्वेलिंग तो नहीं हो रही। और टॉन्सिल में स्वेलिंग होती है तो कहते हैं टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, तुम देखो। ठीक है, तो इनके बारे में अपन देखते हैं कि टॉन्सिल क्या होते हैं जो आपके गले में पाए जाते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? टॉन्सिल बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखो टॉन्सिल के बारे में। अपन पहला पॉइंट देखते हैं, अनकैप्सुलेटेड, अनकैप्सुलेटेड कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। पहली बात तो ये है कि मैंने यहाँ पे बोला है अनकैप्सुलेटेड। देखो यहाँ पे क्या होता है, टॉन्सिल आपके गले में जहां पर काफी सारे लिम्फोइड टिश्यू होता है उनका कलेक्शन हो जाता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? टॉन्सिल बोलते हैं। और ये कलेक्शन है ना अनकैप्सुलेटेड होता है। अनकैप्सुलेटेड का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ कैप्सूल, एब्सेंस ऑफ कैप्सूल। क्योंकि आपने पढ़ा होगा पिछली क्लास में, मैंने बताया कि लिम्फोइड टिश्यू के ऊपर भी जो भी लिम्फ नोड होती है उसके ऊपर भी क्या पाई जाती है? कैप्सूल पाई जाती है, डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ठीक है, जिसका काम होता है कि बाहर के पार्टिकल को टच होने से रोकना। ठीक है, लेकिन जो टॉन्सिल होते हैं ना वो अनकैप्सुलेटेड होते हैं, और इसके पीछे का रेशनल भी है कि आपके टॉन्सिल अनकैप्सुलेटेड क्यों होते हैं। समझो, इसका आंसर आप समझना, रेशनल को समझने की कोशिश करना। सपोज करो काफी ऑर्गन है, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, वो कैप्सुलेटेड होते हैं क्योंकि वो उनको बाहर से टच करने की कोई नीड नहीं होती। जो भी आपके बैक्टीरिया है वो लिम्फ में डिसॉल्व है और वो लिम्फ को फिल्टर करता है, तो बाहर से कोई टच करने की जरूरत नहीं होती, वो अंदर ही अंदर सारा काम होता है। लेकिन अपन जब फूड पार्टिकल खाते हैं, अपन जब फूड पार्टिकल खाते हैं तो आपको ये भी पता है कि अपनी ओरल कैविटी काफी सारी कंटामिनेट होती है। अपनी ओरल कैविटी में काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया आपके लिम्फ में थोड़ी डिसॉल्व है,
वो बैक्टीरिया डायरेक्ट आपके टॉन्सिल से कनेक्ट होते हैं, और डायरेक्ट टॉन्सिल से कनेक्ट होते हैं तो जो टॉन्सिल है ना उन बैक्टीरियाओं को मार सकता है। सपोज करो टॉन्सिल के ऊपर कैप्सूल होती है ना, तो आप जो फूड पार्टिकल खा रहे हो तो फूड पार्टिकल में जो बैक्टीरिया है, तो कैप्सूल होने के बाद टॉन्सिल में यदि कैप्सूल है तो क्या उन बैक्टीरिया को मार पाता? नहीं। इसलिए टॉन्सिल अनकैप्सुलेटेड होते हैं। अब अनकैप्सुलेटेड है मतलब कि जो बैक्टीरिया है ना वो इन टॉन्सिल्स के बीच में काफी सारी क्रिप्स पाई जाती हैं, दरार पाई जाती है, उन दरार में वो फूड पार्टिकल फंसता है, फूड पार्टिकल के साथ साथ बैक्टीरिया उन दरारों में फंसते हैं, वो तो डायरेक्ट जो लिम्फोइड टिश्यू है ना वो उन बैक्टीरियाओं पे काम कर पाते हैं और उनको मार देते हैं। समझ में आई आपको बात? तो इसलिए जो आपके टॉन्सिल होते हैं वो क्या होते हैं? अनकैप्सुलेटेड होते हैं। ये इसका रेशनल है। देखो हर पॉइंट को आप रेशनल के साथ समझोगे ना, आप कभी उनको भूलोगे नहीं, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आप लिखो फूड पार्टिकल्स एंड बैक्टीरिया, फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरिया डायरेक्ट contact with lymphoid tissue, with lymphoid tissue, वो lymphoid tissue के डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं without dissolve in lymph और blood। भाई ब्लड और लिम्फ में होते तो वो तो लिम्फ के अंदर डायरेक्ट लिम्फेटिक एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से एंट्री कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो लिम्फ में नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो डायरेक्ट टच कर पाते हैं ना। और याद रखना कि लिम्फोइड टॉन्सिल वो गले में क्यों पाए जाते हैं, इसका एक और रेशनल है कि फूड पार्टिकल जीआईटी को है ना अपने कंटामिनेंट मानते हैं कि जीआईटी में काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो पहला फर्स्ट साइट होती है जो कि इम्यून डिफेंस करती है ना। कोई भी ज्यादातर बैक्टीरिया यदि आपके खाने में है तो सबसे पहले उस बैक्टीरिया को टॉन्सिल के द्वारा ही मारा जाता है। पहला लिम्फोइड टिश्यू है डिफेंस के लिए, वो आपके टॉन्सिल आते हैं। तो अपन इस लाइन को भी लिख सकते हैं, फर्स्ट साइट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स के लिए ये फर्स्ट साइट होती है किसकी? जीआईटी की। जीआईटी की इम्यून रेस्पॉन्स के लिए सबसे फर्स्ट साइट होती है वो आपकी क्या होती है? टॉन्सिल होती है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे सब कुछ। ओके ओके, अब अपन नेक्स्ट पॉइंट और डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि देखो टॉन्सिल होते हैं ना वो जनरली बालकों में बड़े पाए जाते हैं। जो चाइल्डहुड होते हैं उसमें टॉन्सिल बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे ये क्या होता है उम्र के साथ में जैसे जैसे आप बड़े होते हैं टॉन्सिल की साइज है वो भी कम होती जाती है, रिग्रेस होते जाते हैं, ठीक है। तो आप ये लाइन भी लिख लो, टॉन्सिल्स जनरली लार्जेस्ट इन चाइल्डहुड। जो टॉन्सिल होते हैं वो जनरली चाइल्डहुड वाली एज में बड़े होते हैं। बालकों में टॉन्सिल बड़े होते हैं, जब भी तो कहते हैं बालकों में बार बार गले में दर्द होने लगता है, गले में इन्फेक्शन होता है, गला बैठने लगता है बालकों का, ठीक है। फिर बड़ों में ये नहीं होता, एंड रिग्रेस विद एज, और वो एज के साथ साथ वो छोटे होते जाते हैं टॉन्सिल, है ना। ऐसा कहा जाता है इन ओल्डर एज, ओल्डर एज में आते आते इन ओल्डर एज टॉन्सिल कन्वर्ट इनटू फाइब्रस टिश्यू। तो होता क्या है, मैं बताना चाह रहा हूं कि जो टॉन्सिल होते हैं ना वो बालकों में बड़े होते हैं, जैसा लिम्फोइड टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे एज के साथ वो छोटे होते जाते हैं, है ना। वो ओल्ड एज में बुढ़ापे में आके तो टॉन्सिल बस एक फाइब्रस टिश्यू होता है ना, जैसे एक आपके घाव बढ़ जाता है, घाव के ऊपर एक खुरंद होता है, बिल्कुल वैसा दिखाई देने लगता है। टॉन्सिल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं ओल्ड एज में। तो इसका रेशनल भी अपन जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एज के साथ साथ ये कम हो जाता है। समझो, टॉन्सिल का काम होता है टी लिम्फोसाइट को एक्टिव करना, या कोई भी टी लिम्फोसाइट होती है उसका काम करना।
टी लिम्फोसाइट है वो टॉन्सिल के अंदर स्टोर है, कोई भी लिम्फोइड ऑर्गन हो उसमें टी लिम्फोसाइट होती है, ठीक है। अब जब इंसान बालक होता है ना तो उसके ब्लड में इतनी ज्यादा टी लिम्फोसाइट नहीं पाई जाती। जब बालक होता है ना इंसान तो उसको बार बार इन्फेक्शन लगता है, उसका कारण यही होता है कि उसकी इम्यूनिटी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई होती है। चाइल्डहुड में इम्यूनिटी अच्छी तरह डेवलप नहीं हुई होती है, क्यों? क्योंकि उनके ब्लड में टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है वो इतनी ज्यादा नहीं पाई जाती, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है थाइमस एक्टिव होने लगती है, आपकी थाइमस ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है, थाइमस सॉरी स्प्लीन रे, और आपके ब्लड में काफी अमाउंट में टी लिम्फोसाइट पाने लग जाती है, काफी सारी टी लिम्फोसाइट बन जाती है, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट लॉन्ग लाइफ होती है ना, एक बार बन गई तो काफी टाइम तक वो चलती है क्योंकि उसमें मेमोरी सेल बनती जाती है। तो ऐसा कहा जाता है एक बार इंसान अडल्ट हो जाता है या चाइल्डहुड को क्रॉस कर जाता है उसकी बॉडी में काफी सारी टी लिम्फोसाइट है या इम्यूनिटी है वो डेवलप हो जाती है, इवन मेमोरी सेल डेवलप होने लगती है ना। इन्फेक्शन इतनी आसानी से नहीं लगता। तो फिर उसको जो ये सुपरफिशियल लिम्फोइड ऑर्गन है जैसे टॉन्सिल है इनकी इतनी ज्यादा नीड नहीं होती। अब आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो गई है तो आपके साथ खाने में कोई बैक्टीरिया चली भी गया ना तो कोई इश्यू नहीं है, वो सब आपके अंदर वाला जो इम्यूनिटी है वो मार देगी। अब आपको बाहर टॉन्सिल इनकी जरूरत नहीं है। इसलिए क्या कहा जाता है कि बालक में जब इम्यूनिटी कमजोर होती है तो टॉन्सिल क्या रहते हैं, एक्टिव होते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन एक बार बालक के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसके ब्लड में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तब उसके बाद टॉन्सिल की इतनी नीड नहीं होती। इसलिए टॉन्सिल का साइज है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है, रिग्रेस होते जाते हैं टॉन्सिल, और ओल्ड एज में जाके वो बिल्कुल एक फाइब्रस टिश्यू के टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हैं अपन, बिकॉज इन अडल्ट, अडल्ट में बिकॉज इन अडल्ट डेवलप अदर साइट ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, अदर साइट में जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो डेवलप हो जाता है या इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसलिए आपको टॉन्सिल्स की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, और टॉन्सिल है वो एज के अकॉर्डिंग क्या होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। अब अपनी बॉडी में टॉन्सिल गले में होते हैं, कितने टाइप के टॉन्सिल होते हैं ये अपन देख लेते हैं ना। तो लिखो, देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टॉन्सिल, 4 टाइप के टॉन्सिल होते हैं ना। देयर आर फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ टॉन्सिल, कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आता है फेरिंजियल टॉन्सिल, कौन सा होता है, फेरिंजियल टॉन्सिल होते हैं, या इन्हीं को अपन बोलते हैं एडेनोइड टॉन्सिल, क्या बोलते हैं, एडेनोइड टॉन्सिल या फेरिंजियल टॉन्सिल। उसके बाद में सबसे बड़े टॉन्सिल होते हैं वो होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल, कौन से होते हैं, पैलेटाइन टॉन्सिल, ये सबसे बड़ी साइज के होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। जब आपका गला खोल के दिखाया जाता है, डॉक्टर कहता है आ करो, तो ओनली पैलेटाइन टॉन्सिल ही देखे जाते हैं, और टॉन्सिल नहीं दिखते क्योंकि वो अंदर होते हैं गले के। जो आपके मुंह में दिखते हैं वो पैलेटाइन टॉन्सिल ही होते हैं। इसके बाद में एक टॉन्सिल आता है लिंगुअल टॉन्सिल, कौन सा आता है, लिंगुअल टॉन्सिल। देखो आपको छोटे लेवल पे 3 ही टॉन्सिल बताए जाते हैं, मैं भी 3 ही टॉन्सिल पढ़ाऊंगा, लेकिन एक टॉन्सिल और होता है जिसका आप याद रख लेना नाम, वैसे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाते भी नहीं है कोई। ट्यूबल टॉन्सिल और होते हैं, दोनों तरफ ट्यूबल टॉन्सिल और पाए जाते हैं। तो टोटल 4 टाइप के टॉन्सिल पाते हैं, लेकिन मेन होते हैं वो 3 ही तरह के टॉन्सिल होते हैं। और कौन से, फेरिंजियल, पैलेटाइन एंड लिंगुअल, ठीक है। इन्हीं के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे, ओके। अब अपन मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको, इमेज से दिखा देता हूँ कौन से टॉन्सिल कहाँ पे पाए जाते हैं, इनको मैं समझाता हूँ एक बार, है ना। अपन समझते हैं इसको, इमेज के थ्रू समझने की ट्राई करते हैं अपन, ठीक है। देखो देखो आपको दिख रहा होगा इस इमेज में, जो आपका गला होता है, जैसे ये सपोज करो आपकी नाक है, नाक के ऊपर ये आपकी नोज है ना, तो इस नोज में पीछे ऊपर जाके यहाँ पे आपके क्या होते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल पाए जाते हैं। ये कौन सी आपकी फेरिंजियल टॉन्सिल है, ठीक है। आपको आइडिया नहीं लग रहा होगा, जैसे आपकी नाक होती है ना, जो नाक ना पीछे की तरफ खुल रही है आपकी नाक, है ना, उसको बोलते हैं फेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स। तो उस नेजोफेरिंक्स में ऊपर की तरफ आपके टॉन्सिल पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं फेरिंजियल टॉन्सिल। आप यदि गला खुलवा के देखोगे
तो आपको ये टॉन्सिल दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जहां आपके पीछे खुल रहा है ना उसके ऊपर है। जहां आपकी नाक है वो आपके गले में खुल रही है ना, वहां पे टॉन्सिल पाए जाते हैं, इसलिए इनको फेरेंजियल टॉन्सिल कहा जाता है। आइडिया लगाओ, जब आप राइस ट्यूब डालते हो तो राइस ट्यूब आप ऐसे डालते हो, यहाँ से जाके ऐसे जाते हैं राइस ट्यूब, है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे पाए जाते हैं पीछे। जबकि आपका गला आप अंदर से देखोगे ना तो ये वाला पोर्शन दिखता है आपको, यदि आप आ करके देखने की बोलोगे तो ये वाला पोर्शन दिखता है, ठीक है, देखो जो ये दिख रहा है। जबकि आपके फेरेंजियल टॉन्सिल है वो थोड़े ऊपर पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना, ये थोड़े ऊपर पाए जाते हैं, इसलिए ये दिखाई नहीं देंगे, है ना। समझ में आ गया आपको कि ये इतने इजीली आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो फेरेंजियल टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके यहाँ पे ऊपर, ये फेरेंजियल टॉन्सिल है। इसके बाद में आते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। पैलेटाइन टॉन्सिल है, आपको दिखाऊं, मैं इस इमेज में दिखाना चाहूँ तो जो ये आपको दिख रहे हैं ये पैलेटाइन टॉन्सिल है। जो आप आ करके बोलोगे तो जो अगल बगल में जो टॉन्सिल दिखते हैं ना, दो टॉन्सिल दिखते हैं लेफ्ट और राइट में, वो पैलेटाइन टॉन्सिल है। और बताया जाता है कि अपन जब गला फाड़ के देखता है, डॉक्टर कहता है टॉर्च लेके देखता है कि आ करो, तो आपको ओनली पैलेटाइन टॉन्सिल ही दिखाई देते हैं। ये सबसे बड़े टॉन्सिल होते हैं, ये ऐसा भी बताया जाता है लार्जेस्ट साइज का जो टॉन्सिल होता है इन चारों में वो ये पैलेटाइन टॉन्सिल ही होता है। तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल है। जब इंसान कहता है ना मुझे टॉन्सिल आ रहे हैं, तो मतलब कि ये टॉन्सिल बड़े हैं, आपको अलग ही दिखेंगे बड़े हुए, है ना, ये पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद में लिंगुअल टॉन्सिल आप सब जानते हो, आपको बिल्कुल आप आ करोगे तो आपको यहाँ पे अलग ही टॉन्सिल दिखाई देंगे, है ना, ये फैले होते हैं आपके पूरी जीभ के, आप जीभ के पीछे देखोगे तो कुछ दाने दाने दिखाई देंगे, वो भी कौन से होते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल ही होते हैं वो, है ना, वो लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं। लेकिन मेन जो टॉन्सिल होते हैं जीभ के पीछे होते हैं, जो आपको दिखाई नहीं देते, है ना। लेकिन ये टॉन्सिल होते हैं जो आपके लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं, फैले हुए होते हैं, कोई एक जगह फिक्स नहीं होते, तो आपको थोड़ा सा पार्ट आपको दिखाई देता है जब आप जीभ बाहर निकालते हो। लेकिन मेन ये टॉन्सिल होते हैं वो अंदर होते हैं जीभ के, है ना, डिफ्यूज होते हैं, फैले हुए होते हैं, ठीक है। और एक बताया मैंने ट्यूबल टॉन्सिल, वो ट्यूबल टॉन्सिल होते हैं जो इनके बगल में पाए जाते हैं, आपको यहाँ से नहीं दिखा सकता, लेकिन ये बगल में, इन दोनों के बगल में पाए जाते हैं ट्यूबल टॉन्सिल, है ना। अब जो मेन बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये है कि ये सारे टॉन्सिल है ना, आप इन सबको जोड़ोगे तो एक रिंग बन जाती है। नीचे की तरफ लिंगुअल टॉन्सिल हो गए, बगल की तरफ पैलेटाइन टॉन्सिल हो गए, और ऊपर की तरफ नेसोफेरिंजियल टॉन्सिल हो गए, तो ये एक रिंग बन जाती है। और इस रिंग को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, बोलते हैं वाल्डेयर रिंग। क्या बोलते हैं, वाल्डेयर्स रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाल्डेयर्स रिंग। तो पूछ लिया जाए कि वाल्डेयर रिंग क्या होता है, तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं ना। देखो, वाल्डेयर्स रिंग क्या होता है, वाल्डेयर्स रिंग इसको समझते हैं। लिखो, all group of tonsils, all group of tonsil make a ring, make a ring, उसको बोलते हैं नॉन एज वाल्डेयर्स रिंग। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं वाल्डेयर्स रिंग। समझ में आ गया। ये कहा जाता है कि आपके जो कोई भी फूड पार्टिकल में बैक्टीरिया है ना, वो यदि आपके पेट के अंदर जा रहा है तो उसको वाल्डेयर रिंग है वो रोक लेती है। वाल्डेयर रिंग क्या है, टॉन्सिल्स मिलके एक रिंग बनाते हैं, जो कि एक तरह से बैक्टीरियाओं के लिए सबसे खतरनाक होता है कि एक बार उसको क्रॉस कर गए ना तो वहां पे भी एक समस्या हो जाती है बैक्टीरिया को रुकावट के लिए, है ना। बैक्टीरिया कहते हैं एक बार वाल्डेयर रिंग को क्रॉस कर दो, वो एक इंपॉर्टेंट गेट है हमारे लिए। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कि टॉन्सिल कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। अब वन बाय वन करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। तो सबसे पहला टॉन्सिल अपन पढ़ते हैं, फेरिंजियल टॉन्सिल, है ना। सबसे पहला टॉन्सिल पढ़ते हैं अपन, फेरिंजियल टॉन्सिल, या इसी को बोला जाता है एडेनोइड टॉन्सिल। क्या बोला जाता है, एडेनोइड टॉन्सिल। मैं आपको देखो सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आपको क्लास लेने में जोर आ रहा होगा, नींद आ रही होगी, लेकिन आप मेरी बात मानना, एक बार इसको पढ़ने के बाद आप अपनी रोज एंड विल्सन पढ़ना, ठीक है। एक एक लाइन क्लियर होगी, आपको पता लगेगा कि अपन कितना डीप पढ़ चुके हैं इन चीजों को। और जब आप इनको इतना डीप पढ़ चुके, इन बुकों को आप इतना स्टैंडर्ड बुकों को इतना डीप पढ़ लिया ना, तो आप देखना कि आपके लिए नॉर्थ सेट एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट ऐसा लगेगी कि हलवा है,
वो सिंपल क्वेश्चन आते हैं वहां, अपन तो बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, एमबीबीएस के बच्चे भी नहीं पढ़ते इतना, इतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इतना कंटेंट दे रहा हूँ जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है ना। इसका आधा से आधा कंटेंट, उससे भी आधा कंटेंट आपको कोचिंग में पढ़ाया जाता है, उसकी भारी भरकम फीस ली जाती है। ठीक है, तो आप इनको पढ़ लो, थोड़ा मेहनत लगा के पढ़ लो। एक तो क्या होगा, निकलते ही आपकी नौकरी लगेगी। दूसरी बात, दूसरा फायदा ये होने वाला है आपको कि आपको एक साल का स्ट्रगल होता है ना, वहां पे इंसान डिमोटिवेट हो जाता है एक दो बार फेल होने के बाद। आपको वो टेंशन से आप बच जाओगे, वो डिप्रेशन स्टेज से आप बच जाओगे। क्लियर? तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा बोर हो रहे हो, ठीक है, एक दिन में 2 क्लास ले लो, 3 क्लास ले लो, है ना। पता है मैं केवल बता रहा हूँ कि एक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप अपने 4 साल की जो मार्कशीट देखोगे ना, कॉलेज की मार्कशीट देखोगे, और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि मेरे खुद के बता रहा हूँ पर्सनली, मेरे जो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक एक भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें मेरे डिक्टेशन नहीं हो, सब में डिक्टेशन है, सब में डी लग रहा है। तो उससे एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। निकलते ही गवर्नमेंट जॉब लग गई मेरी। क्यों लगी? क्योंकि कॉलेज में बुक्स पढ़ी थी मैंने, सोल्व पेपर नहीं पढ़े थे। सोल्व पेपर आपको ऐसा लगेगा सोल्व पेपर में तो कुछ आता ही नहीं है। ओके, इन क्लासों को आप डिटेल से पढ़ो, अलग ही कॉन्फिडेंस मिलेगा। 1-2 साल बाद आपको आदत पड़ जाएगी, डेली सोते टाइम 1-2 क्लास ले लो, उसके बाद आप बुक पढ़ लो, बस क्लियर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म से 1 रुपया नहीं कमाऊंगा, मैं इतना आपको बता रहा हूँ। ओके, अब अपन फेरिंजियल टॉन्सिल के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा फालतू की बातें, कि फेरिंजियल टॉन्सिल कहाँ पाए जाते हैं। मैंने आपको बता दिया कि पीछे जहाँ पे नेसोफेरिंक्स ओपन होता है, जहाँ पर नोज है वो आपके गले में ओपन होती है, वहां पे ये पाए जाते हैं, ऊपर पाए जाते हैं उसके, ना। तो दे लाई एट, लिख सकते हैं, दे लाई एट द बैक ऑफ, दे लाई एट द बैक ऑफ नेजल कैविटी। ये जो नेजल कैविटी होती है उसके पीछे की तरफ पड़े हुए होते हैं, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं अपर अपर पोस्टेरियर वॉल ऑफ फेरिंक्स। जो फेरिंक्स होता है उसकी जो अपर पोस्टेरियर वॉल होती है उस पे ये पाए जाते हैं, आपको नहीं दिखेंगे। आप बाहर से यदि इनको देखना चाहो तो नहीं दिखेंगे, है ना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, सपोज करो, मैं आपको इमेज से बताना चाहता हूँ, बिल्कुल सपोज करो, देखो समझो, ये आपके फेरिंग्स है, ये आपकी नाक है, ठीक है, ये आपकी नाक है, ठीक है, ये आपकी पूरी नेजल कैविटी, आपको पता है ना। और यहाँ से हवा जा रही है, वो अंदर जा रही है, यहाँ से हवा ले रही है और ये अंदर जा रही है, ऐसे, है ना। ठीक है, समझ में आ गई आपको? अब होता क्या है समझो इसको, ये आपके एडिनोइड टॉन्सिल है, क्या है, सॉरी एडिनोइड टॉन्सिल है, या इम्पर्फेक्ट फेरिंजियल टॉन्सिल बोलते हैं। अब किसी कारण से इन टॉन्सिल्स में इंफेक्शन हो गया, मेनली बालकों में इंफेक्शन होते ही रहते हैं इन टॉन्सिलों के, किसी कारण से इन टॉन्सिल में आपको क्या हो गया, इंफेक्शन हो गया। अब इंफेक्शन होने के बाद इन टॉन्सिल की हाइपरट्रोफी होगी, या इन टॉन्सिल का साइज है वो बढ़ जाएगा। सपोज करो इन टॉन्सिल का साइज इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि इसने पूरा की पूरा जो नाक की नली थी उसको ब्लॉक कर दिया है। अब हवा आप यहां से लोगे तो अंदर नहीं जा पाएगी। समझ रहे हो आप कि ये टॉन्सिल था, इतना सा पार्ट टॉन्सिल था। अब ये टॉन्सिल इतना बढ़ गया, जब भी देखो इन्फेक्शन होता है तो सूजन आता है, और जब सूजन आता है तो इसकी साइज भी बढ़ती है। इसका साइज इतना बढ़ गया है कि ये पूरा की पूरा इसने कवर कर दिया, पूरा की पूरा ये जो नाक की नली है इसको ब्लॉक कर दिया इसने, है ना। तो इंसान जब सांस लेगा, बालक जब सांस लेगा तो वो सांस अंदर जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। इसलिए वो मुंह से ब्रीदिंग नहीं कर पा, सॉरी, इसलिए वो नाक से तो सांस जाएगा नहीं। अब बताओ, यदि आपको नाक से सांस आना बंद हो जाएगा तो आप मुंह से सांस लोगे नहीं लोगे? लोगे ना। तो इंसान फिर मुंह से सांस लेना पड़ेगा उसको, उसको नाक से सांस नहीं आ रहा, वो उसको डायरेक्ट सांस लेगा, फिर वो मुंह से सांस लेने लगेगा, क्योंकि नाक से तो सांस आ ही नहीं रहा। समझ में आ गई आपको? इतनी बात समझ में आई कि यदि इसकी हाइपरट्रोफी हो जाता है, यदि आपके बालकों में फेरिंजियल टॉन्सिल में इंफेक्शन हो जाता है, इसकी साइज बढ़ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो ये नेजल ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, नेजल ट्रैक को बंद कर देता है, जिससे इंसान नाक से सांस नहीं ले पाता, दम घुटने लगता है। तो इंसान है वो मुंह से सांस लेने लगता है। और आपको ये भी पता है ये टॉन्सिल किसमें पाए जाते हैं? बालकों में पाए जाते हैं। इसलिए जो टॉन्सिल की बीमारी होती है ना, वो बालकों में ही देखने को मिलेगी, क्योंकि बड़ों में तो टॉन्सिल ऐसे खत्म हो जाते हैं। तो अपन लिखते हैं, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको, तो लिखो इसको,
इन चाइल्डहुड बालकों में, क्योंकि टॉन्सिल बालकों में ही पाए जाते हैं। ड्यूरिंग या ड्यू टू, आप लिख दो, ड्यू टू लिख दो, ज्यादा अच्छा है। ड्यू टू रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, बालकों में रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है, उसकी वजह से क्या होता है, हाइपर ट्रॉफी ऑफ फेरिंजियल या एडेनोइड टॉन्सिल। फेरिंजियल या एडेनोइड टॉन्सिल होते हैं, उनकी क्या होने लगती है, हाइपरट्रॉफी होती है, उनमें क्या होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से उस इंसान में क्या होने लगता है, बालकों में क्या होने लगते हैं, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, सांस लेने में, नाक से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, रुकावट आती है। इस वजह से बालक क्या करने लगता है, माउथ ब्रीदिंग करने लगता है, मुंह से सांस लेने लग जाता है। क्या करने लगता है, माउथ ब्रीदिंग करने लग जाता है। ठीक है। या आपको देखने को मिलेगा कि जब भी नाक में रुकावट आती है ना, तो रात में खर्राटे लेना, स्लीप एपनिया आना, प्रॉपर स्लीप नहीं आना, दम घुटना, रात में एकदम में सांस नहीं आती, बालक रोने लग जाता है तेज तेज। क्यों? क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही, वो मुंह से सांस ले रहा है जोर जोर से, है ना। तो इसको बोलते हैं माउथ ब्रीदर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माउथ ब्रीदर भी बोलते हैं, तो बोलते हैं माउथ ब्रीथर भी बोलते हैं इनको। समझ में आ गया। कई बालकों में देखो, इन बालकों में तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ है, कई बालकों में एडिनोइड की हाइपरट्रॉफी होती है ना, वो कंजेनाइटल भी होती है, तो उनमें भी ये देखा जाता है ना। ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं हाइपरट्रॉफी ऑफ, इस पूरी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडेनोइड हाइपरट्रॉफी, एडिनोइड हाइपरट्रॉफी। अब ये एडिनोइड हाइपरट्रॉफी या तो ड्यू टू इंफेक्शन भी हो सकती है, या तो इंफेक्शन की वजह से भी होती है, या ये कंजेनाइटल भी हो सकती है, या तो इंफेक्शन की वजह से हो गई, या कंजेनाइटल भी हो सकती है हाइपरट्रॉफी। ओके, समझ में आ गया आपको। अब आपको एक प्रॉब्लम और बताता हूँ मैं, ना आप समझना, थोड़ा डिटेल में जा रहा है तो सॉरी। एक प्रॉब्लम होती है एडेनोइड सैसिस, बीमारी है एडेनोइड सैसिस, समझो ये क्या होती है, समझ में आ जाएगी आपको ना। 2 मिनट और से देखो, जनरली जो टॉन्सिल का इंफेक्शन होता है ना, रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है टॉन्सिल का, वो क्रोनिक टाइप का होता है कि एक बार इंफेक्शन हो गया, 3-4 दिन आपने दवा ली, शांत हो जाएगा, 15-20 दिन बाद दोबारा हो जाएगा। ठीक है। फिर आप दवाई लोगे, फिर ठीक हो जाएगा 3-4 दिन में, फिर 15-20 दिन बाद दोबारा हो जाएगा, फिर क्रोनिक टाइप का हो जाता है। तो एक तरह से ये देखा जाता है कि इंसान की नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, सांस लेने, नाक से सांस लेने में ऑब्स्ट्रक्शन होता ही रहता है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होता ही रहता है। तो जो बालक होता है ना, उसको बार बार मुंह से सांस लेने की क्या हो जाती है, आदत पड़ने लग जाती है। बालक को मुंह से सांस लेने की आदत पड़ जाती है, जिनके क्रोनिक एडिनोइड हाइपरट्रॉफी देखी जाती है ना। मतलब क्या है, जिनमें क्रोनिक एडेनोइड हाइपरट्रॉफी देखी जाती है, जिनमें क्रोनिक एडिनोइड हाइपरट्रॉफी देखी जाती है, लंबे टाइम तक वो मुंह से ही सांस लेते हैं, नाक उनकी ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। अब आप खुद एक बार सोचो, आपके जुकाम लग जाती है, ठंड लग जाती है, आप मुंह से सांस ले रहे हो, नाक आपकी बंद पड़ी है, तो आपका मुंह थोड़ा अलग सा ही हो जाता है। अलग सा कैसे, कि आपकी जो चिन है ना, जो आपकी थोड़ी होती है, वो पीछे चल जाती है। ठीक है। इसको बोलते हैं अपन रिसीडिंग जॉ, रिसीडिंग जॉ, कि आपका जो जबड़ा होता है वो पीछे चल जाता है। आपकी जो नाक होती है ना, नाक वो थोड़ी आगे की तरफ मुड़ जाती है, आप बार बार नाक को खींचते हो ऐसे करके, तो उसको बोलते हैं पिंचड नोज हो जाती है, पिंचड नोज हो जाएगी, रिसीडिंग जो हो जाएगा, है ना। मुंह उनका खुला ही रहेगा, ओपन माउथ हो जाएगा, है ना। मुंह उनका खुला ही रहता है, क्योंकि मुंह से सांस ले रहा है ना। और क्या होता है, उनका पैलेट थोड़ा ऊपर हो जाएगा, हाई पैलेट हो जाएगा, तो उनका मुंह है ना, थोड़ा अलग ही शेप का हो जाता है, अलग ही तरह की शेप हो जाती है उनके मुंह की, है ना, कि अलग ही तरह की उनके मुंह की शेप देखने को मिलती है। जबड़ा पीछे चले गया, नाक थोड़ी पिंच टाइप ऊपर की तरफ हो गई, मुंह खुला रह गया, जबड़ा पीछे चले गया। तो इनकी वजह से अपन कहते हैं कि इंसान को उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एडिनोइड फेसिस बोलते हैं। किन में देखने को मिलता है,
जिनमें क्रोनिक एडिनोइड हाइपरट्रॉफी देखने को मिलती है, मेनली क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस में या कंजेलाइटल टॉन्सिलाइटिस में अपन को देखने को मिलता है। तो इसके लिए फिर क्या ट्रीटमेंट होता है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं होता, सर्जरी होती है। क्या होती है? सर्जरी होती है। सर्जरी क्या होती है? एडिनेक्टोमी। जो आपके एडिनोइड ग्लैंड है उसको हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं एडिनेक्टोमी बोल दिया जाता है, या कई जगह इसी सर्जरी को बोला जाता है टॉन्सिलेक्टोमी। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी। और देखो जब आप सर्जरी में, ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी क्या होता है टॉन्सिल को अपन काटते हैं ना, और ब्लीडिंग होने का डर होता है, तो ब्लीडिंग होके वो ब्लीडिंग है ना सांस की नली में चल जाती है कई बार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब थर्ड ईयर में ऐसा कोई पेपर नहीं जाता जिसमें टॉन्सिल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता, तो टॉन्सिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, ये सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। कैसे पता लगाया जाता है इसको, देखा क्या जाता है, कौन सा टेस्ट कराया जाता है? तो अपन क्या एक्सरे कराते हैं, एक्सरे करा देते हैं जो का एक्सरे कराते हैं, या राइनोस्कोपी करते हैं। नाक में अपन क्या डालते हैं? दूरबीन डालते हैं, और दूरबीन से देखते हैं कि इसके नाक के पीछे चल जाएंगे दूरबीन से, और दूरबीन से अपन देखेंगे कि इस इंसान के टॉन्सिल कैसे हैं, बड़े हुए हैं या कम है। क्योंकि आपको बाहर से तो एडिनोइड टॉन्सिल बाहर से तो दिखते नहीं है। छोड़ो, थोड़ा ज्यादा डिटेल में चले गए, थोड़ी बीमारी में चले गए अपन, उसको छोड़ो। मेनली अपन को ये पता होना चाहिए कि टॉन्सिल, फेरिंजियल टॉन्सिल यहाँ पे पाए जाते हैं, नाक पे। ठीक है, यदि ये बढ़ गए तो पूरा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इंसान है वो मुंह से सांस लेने लगेगा, क्योंकि नाक से तो सांस आएगा नहीं। ठीक है, इस वजह से इंसान को जो जबड़ा है ना वो हरदम पीछे खिंच जाता है, नाक थोड़ी ऊपर की तरफ खिंची रहती है, पिंच टाइप नाक हो जाती है। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिला। आपको गूगल करके देखना, गूगल करना एडिनोइड फेसिस फेस को, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉन्सिल पढ़ते हैं अपन, कौन सा? सेकंड नंबर का फेरिंजियल पढ़ लिया। अब अपन पढ़ते हैं लार्जेस्ट टॉन्सिल, वो है पैलेटाइन टॉन्सिल। कौन सा पढ़ते हैं? पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, सबसे पहले अपन इमेज से देखते हैं कौन से होते हैं ये टॉन्सिल। तो पहली बात तो ये देखो कि जब भी आपको डॉक्टर बोलता है ना आ करो, गला फाड़ो, तो वो आप गले में जो टॉन्सिल देखता है वो ओनली पैलेटाइन टॉन्सिल ही दिखते हैं। तो ओनली विजिबल टॉन्सिल, ओनली विजिबल टॉन्सिल है ये, ओनली वन है जो विजिबल टॉन्सिल है। बाहर से अपन देखते हैं ना तो ये ही टॉन्सिल आपको दिखाई देंगे, ओनली वन विजिबल टॉन्सिल होते हैं ये, पैलेटाइन टॉन्सिल बोलते हैं इनको। क्लियर ये बात? या कह सकते हैं अपन लार्जेस्ट टॉन्सिल होते हैं। सबसे बड़ी साइज के कोई टॉन्सिल की अपन बात करते हैं तो वो कौन से होते हैं? आपके पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं, लार्जेस्ट साइज के टॉन्सिल होते हैं ये। समझ में आ गई आपको इतनी बात? ओके, अब अपन इमेज से देखते हैं कहाँ पे ये पाए जाते हैं, इसको भी एक बार देख लेते हैं। ओके, देखो आप इस इमेज में देखो, आप ना आपको थोड़ा दिखेगा कि देखो एक तो ये आगे का ये गोला है, ये है ना, ये है पैलेटाइन टॉन्सिल। जो आपको अगल बगल में दिखते हैं इनको बोलते हैं अपन पैलेटाइन टॉन्सिल। समझ में आ गई? पैलेटाइन टॉन्सिल कौन हैं? जो आपको अगल बगल में दिखते हैं इनको बोलते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ठीक है, अब आपको एक चीज और दिख रही होगी, यहाँ पे ध्यान से देखो, इनकी लोकेशन में आपको बताता हूँ। एक तो देखो ये आगे का गोला दिख रहा है, और एक इसके पीछे गोला दिख रहा है। ये दो गोले दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? जो आगे वाला गोला होता है, आगे वाला गोला है, इसको अपन नाम देते हैं पैलेटोग्लोसल आर्क। क्या नाम देते हैं? पैलेटोग्लोसल आर्क। और पीछे वाला होता है इसको बोलते हैं पैलेटोफेरिंजियल आर्क। कौन कौन सा लिख देता हूं मैं? जो एंटीरियर वाला पार्ट है, एंटीरियर वाला आर्क है, उसको बोलते हैं पैलेटो ग्लोसल आर्क। और जो पोस्टीरियर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं अपन पैलेटो फेरिंजियल आर्क। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, ये वाला स्पेस है इन दोनों के बीच में, इसको अपन बोलते हैं टॉन्सिलर फोसा। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलर फोसा बोलते हैं। और इस टॉन्सिलर फोसा के अंदर ही क्या पाया जाता है? इस टॉन्सिलर फोसा के अंदर ही आपको क्या देखने को मिलेंगे? टॉन्सिल, है ना, पैलेटाइन टॉन्सिल। तो आपको पता लग गया कि पैलेटाइन टॉन्सिल की जो लोकेशन है वो क्या होती है? पैलेटोग्लोसल आर्क और पैलेटोफेरिंजियल आर्क के बीच में जो टॉन्सिलर फोसा होता है उसमें आपके पैलेटाइन टॉन्सिल पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको इतनी बात? ठीक है, अब होता क्या है
कि इन टॉन्सिल में आपको क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक या रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, रिकरेंट इन्फेक्शन इनमें होता रहता है ना। जो आपके पैलेटाइन टॉन्सिल होते हैं ना, कि बार बार थोड़ी सी खांसी जुकाम होने पे, क्योंकि आप बताया जैसा आपकी जो ओरल कैविटी होती है ना, उसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो अनस्टेराइल होती है, तो इनमें बार को डायरेक्ट बैक्टीरिया इनके कांटेक्ट में आते हैं, क्योंकि तो अनकैप्सुलेटेड होती है ना, तो बार बार जब बैक्टीरिया इनके कांटेक्ट में आते हैं ना, तो इनमें बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन होते हैं, रिकरेंट इन्फेक्शन होते रहते हैं बालकों में। तो बालकों में बार बार कहते हैं कि टॉन्सिल आ गए, टॉन्सिल आ गए, टॉन्सिल आ गए, तो इनमें बार बार रिकरेंट क्या होते हैं, इन्फेक्शन होते रहते हैं। इसलिए देखा जाता है जब कोई जगह बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने लगते हैं तो वहां पे घाव बनने लगते हैं, स्कारिंग होने लगती है, या फाइब्रस टिश्यू होने लगते हैं, मतलब फुरंड टाइप की कोई जगह बार बार डैमेज हो रही है तो वहां पे फाइबर बनने लगते हैं, वहां पे घाव बनने लगते हैं, तो वहां पे फाइब्रस या स्कारिंग टिश्यू बार बार बनने लगते हैं। ठीक है। अब इन टिश्यू ऐसा होता है तो ये कॉमन देखा जाता है कि पैलेटाइन टॉन्सिल में बार बार फाइब्रस होना, इनमें बार बार इंफेक्शन लगना, और ये जब फाइब्रस हो जाते हैं ना, जब फाइब्रस हो जाते हैं तो इनकी जो क्रिप्ट्स होती हैं, इनके बीच में जो गैप होते हैं वो और नैरो होते हैं, मोर नैरो होते हैं। ठीक है, और ज्यादा नैरो होते हैं भाई। इनके बीच में, टॉन्सिल्स के बीच में काफी सारी दरारें होती हैं, काफी सारी दरारें देखने को मिलती हैं, जिनके बीच में जाके फूड पार्टिकल फंसते हैं, कोई बैक्टीरिया होता है तो उनको मार दिया जाता है। लेकिन जब बार बार इन्फेक्शन होता है, इनमें स्वेलिंग आने लगती है, स्वेलिंग आने के बाद में क्या, एक दो बार स्वेलिंग आई, हील कर गया, लेकिन बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो क्या होता है कि उनमें स्कारिंग बनने लगती है, स्कार घाव बनने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो ये क्रिप्स होते हैं, दरार होती है, वो और नैरो हो जाती है। जब और ज्यादा नैरो हो जाएंगी तो वहां पे बैक्टीरिया इजीली ट्रैप होंगे, बैक्टीरिया इजीली ट्रैप होने लगेंगे, बैक्टीरिया और ज्यादा ट्रैप होने लगेंगे, इजीली ट्रैप होने लगेंगे, और उससे क्या होता है, परमानेंट परमानेंट पैलेटाइन टॉन्सिल हाइपरट्रॉफी होने लगती है। बार बार वो अचानक से क्या है, मोटा ही रह जाता है, हाइपरट्रॉफी हो जाती है, तो अपने पास इंसान को दर्द होने लगता है, इंसान को टॉन्सिल परमानेंट आ गए, तो फिर अपने पास फिर दोबारा क्या चांस रह जाता है, सर्जरी करने का चांस हो जाता है, और अपन सर्जरी करते हैं, टॉन्सिलेक्टमी। क्यों करते हैं, आपको समझ में आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है, याद रखना। इसकी कैसे केयर करनी होती है, बाद में यदि आपने थोड़ी लापरवाही बरत दी ना, पेशेंट की जान भी जा सकती है। समझ में आ गया। तो आपको बहुत ध्यान से देखना होता है कि अपन को क्या क्या केयर करनी होगी इसमें, क्योंकि ब्लड है वो सांस की नली में ना चलता है। देखेंगे आगे जाके कौन सी पोजीशन देनी होगी सर्जरी में, ये सब अपना आगे देखें, पर बहुत इंपॉर्टेंट सर्जरी है ये। ठीक है। कई बार क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा क्रोनिक इन्फेक्शन इसमें रहता है, क्रोनिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा रहता है, आपको मैं इसका इन्फेक्शन दिखाता हूँ कैसे होता है, इमेज से बात दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो आप इसके थ्रू, आप इस इमेज के थ्रू समझने की कोशिश करो। ये देखो, आप इधर ये नॉर्मल टॉन्सिल दिख रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन देखो इधर का टॉन्सिल देखो, स्वेलिंग है। तो आप जब गला फाड़ के देखते हैं तो अपन इजीली देख पाते हैं किसके तो टॉन्सिल आ रहे हैं, बार बार दिखाने की जरूरत पड़ेगी, आप 7 दिन बाद दोबारा आना। ठीक है, अपन दवा देंगे इसको, है ना। आप इसमें देखो, आप जब थोड़ा सा जीभ को, ये टंग डिप्रेसर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टंग डिप्रेसर बोलते हैं इस चीज को, है ना। जीभ से जब अपन जीभ को दबाएंगे ना थोड़ा, तो आपको देखो ये कितना बड़ा टॉन्सिल बड़ा हुआ दिख रहा है। इधर वाला टॉन्सिल फिर भी नॉर्मल दिखाई दे रहा है ना, लेकिन इधर वाले टॉन्सिल में आपको इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतना बड़ा देखने को मिल रहा है, देखो। तो यही अपन कहते हैं कि जब क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है ना, तो यहाँ पे कुछ व्हाइट व्हाइट दाने और दिखाई जाते हैं, डिपोजिट। क्रोनिक इन्फेक्शन में कुछ डिपोजिट होते हैं, क्या, डिपोजिट, व्हाइट चीज। ओके, ठीक है। तो व्हाइट चीज ऐसे ऐसे लगते हैं, सफेद सफेद दाने और इकट्ठे हुए। जब ज्यादा लंबा इंफेक्शन हो जाता है ना टॉन्सिल का, तो सफेद सफेद उसमें दाने भी देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं टॉन्सिल स्टोन, कि आपके जो मुंह में पथरी हो गई है, ऐसा बोलते हैं, मुंह में पथरी हो गई है, या टॉन्सिल में पत्थर जमा हो गए हैं, टॉन्सिल स्टोन बोलते हैं। और आप यदि थोड़ी मेडिकल लैंग्वेज यूज करते हो तो टॉन्सिल लिथियासिस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टॉन्सिल लिथियासिस। पथरी को अर्बन लिथियासिस बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो जब आपके टॉन्सिल में आपको सफेद सफेद दाने दिखते हैं क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको बोलते हैं टॉन्सिल लिथियासिस। समझ में आ गया आपको। कैसे देखोगे,
इन सब के लिए आपको ओरल एग्जामिनेशन करना होता है। आप कहोगे मुंह खोलो, जी बाहर निकालता है, टॉन्सिल दिखते हैं, आपको देखना है कि वो टॉन्सिल नॉर्मल है ना, स्वेलिंग तो नहीं है उनमें। ठीक है, क्लियर इतनी बात? ओके, लास्ट टॉन्सिल अपन पढ़ते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल। ओके, लास्ट अपन पढ़ते हैं, छोटे से टॉन्सिल है, लास्ट है थर्ड, सॉरी पैलेटाइन नहीं, लिंगुअल टॉन्सिल। लिंगुअल मतलब आपकी टंग है ना, जो आपकी जीभ पे पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। आपने कई बार देखा भी होगा, आप जब आ करते हो तो आपकी जीभ के पीछे की तरफ कुछ दाने दाने दिखाई देते हैं, वो लिंगुअल टॉन्सिल है। लेकिन याद रखना वो मेन लिंगुअल टॉन्सिल नहीं है, ये लिंगुअल टॉन्सिल है ना थोड़े डिफ्यूज होते हैं, डिफ्यूज पैटर्न होते हैं, मतलब कि जगह जगह बिखरे हुए होते हैं, एक जगह फिक्स नहीं होते। नॉट, डिफ्यूज का मतलब होता है नॉट ए सिंगल मास, एक सिंगल मास नहीं होते, सिंगल यूनिट में नहीं पाए जाते, लाइक पैलेटाइन टॉन्सिल। जैसे पैलेटाइन टॉन्सिल है वो एक ही जगह पाया जाता है, तो वैसे पैलेटाइन टॉन्सिल इनकी तरह एक जगह नहीं पाई जाती, बिखरा हुआ होता है। लेकिन इनका जो मेन अड्डा होता है ना वो आपको नहीं दिखता, इनका जो मेन लोकेशन होती है वो होती है बैक ऑफ टंग पे, है ना, बैक ऑफ टंग पे इनकी मेन लोकेशन होती है, वो नॉट विजिबल होती है, वो आपको दिखती नहीं है, आपको ओनली आगे का थोड़ा सा पार्ट दिखता है, जो आप आ करते हो थोड़े थोड़े दाने होते हैं ना वो आगे का पार्ट होता है। मेन पार्ट जहाँ पे लिंगुअल टॉन्सिल होते हैं वो पीछे होते हैं, है ना, फैले हुए हैं ये टॉन्सिल। क्लियर? तो लिखो, हाँ इनकी लोकेशन क्या है, तो लिखो लिंगुअल टॉन्सिल, लिंगुअल टॉन्सिल lies on dorsal surface of lymphoid tissue. सॉरी एक मिनट, इसको बैक करो। डोर्सल सरफेस ऑफ बैक ऑफ टंग है ना, सो पोस्टेरियर 1/3 ऑफ टंग। क्लियर? जो आपकी जीभ का जो पोस्टर 1/3 पार्ट है उस पे पाए जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं, देखो आपकी जीभ के दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। जो पोस्टीरियर 1/3 होते हैं ना वो फिक्स होते हैं, जबकि एंटीरियर 2/3 होते हैं वो मोबाइल होती है। मैं आपको एक बार लिख भी देता हूँ ये, कि जो आपकी टंग होती है उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3। ठीक है, जो पोस्टीरियर 1/3 वाला पार्ट है ये आपका फिक्स होता है, जबकि एंटीरियर 2/3 होता है वो मूवमेंट करता है, मोबाइल होता है। क्लियर है बात? पोस्टीरियर 1/3 है एक जगह फिक्स है, वो हिलता नहीं है। और उस पोस्टीरियर 1/3 का जो डोर्सल सरफेस है, डोर्सल सरफेस मतलब कि आगे की तरफ ऊपर, उसके ऊपर ही आपके क्या पाए जाते हैं, लिंगुअल टॉन्सिल पाए जाते हैं। समझ में आ गया? जो आपको ओरल एग्जामिनेशन बाहर से इतनी अच्छी तरह नहीं दिखाई जाते, जो मेन होते हैं ना बैक ऑफ टंग पे, वो आपको इतनी इजीली नहीं दिखाई जाते। इसको अपन ये भी बोल सकते हैं बैक ऑफ टंग। क्लियर? इसको बोलते हैं बैक ऑफ टंग। एक बार मुझे इतना केस पता है, एक केस और बताता हूँ आपको। एक बार एक बालक को इंक्यूबेट करना था, आईसीयू में जब हम जॉब कर रहे थे, बालक को इंक्यूबेट करना था। इंक्यूबेट करना जानते हो आप? सांस की नली डालते हैं, उसको बोलते हैं इंक्यूबेट। आप शायद अभी नहीं जानते होगे, जब इंसान का सांस नहीं आता ना चित्र है, तो उसको सांस की नली डालते हैं। सांस की नली कैसे जाती है, गले से होकर मुंह के होकर सांस की नली डालते हैं। अब उसका क्या था, उसके जो लिंगुअल टॉन्सिल इतने बढ़ गए थे, इतने ज्यादा ग्रोथ कर रहे थे कि वो सांस की नली अंदर नहीं जा पा रही थी, और वो पेशेंट की वहीं डेथ हो गई थी, बालक की वहीं डेथ हो गई थी, क्योंकि इंक्यूबेट ही नहीं हो पा रहा था। इंक्यूबेट इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके जो लिंगुअल टॉन्सिल इतना बुरा इन्फेक्शन हो रहा था, वो पूरा गला ब्लॉक था उसका। तो वो टॉन्सिल अब ज्यादा फोर्स करेंगे तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, तो इसलिए ये भी देखा गया था। तो इसको बोलते हैं लिंगुअल टॉन्सिल, है ना? आपको समझ में आ गया? तो इस तरह से अपन ने तीनों चारों टाइप के टॉन्सिल्स को अपन ने पढ़ा। ओके, वन बाय वन करके। एक बात और बता देता हूँ कि यदि किसी इंसान के टॉन्सिल में इंफेक्शन आ रहा है, सपोज करो टॉन्सिल में इंफेक्शन आता है, उसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन या
इन्फ्लामेशन ऑफ टॉन्सिल, उसको क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को बोला जाता है टॉन्सिलाइटिस। क्या बोलते हैं? टॉन्सिलाइटिस। क्लियर? यदि सीवियर इन्फेक्शन होता है, सीवियर इन्फेक्शन अराउंड ऑफ टॉन्सिल, टॉन्सिल्स के चारों तरफ, टॉन्सिल्स के चारों तरफ सीवियर इन्फेक्शन हो गया और वहां पे पस फॉर्मेशन भी हो गया, वहां पे पस फॉर्मेशन हो गया। सीरियस मतलब कि सीवियर मतलब खतरनाक इन्फेक्शन हो गया, इतना खतरनाक इन्फेक्शन हुआ टॉन्सिल में, अराउंड ऑफ टॉन्सिल या टॉन्सिल में आप लिख सकते हो कि वहां पे आपके पस बनने लग गई, वहां पे मवाद पड़ने लग गए, मवाद पड़ गई, इतना भयंकर इन्फेक्शन हुआ है, या तो आप उसके चारों तरफ या उसके पीछे, तो उस कंडीशन को अपन बोलते हैं पेरिटॉन्सिलर एब्सेस। ये सब अपन पढ़ेंगे जब आप मेडिसिन पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सब अपन पढ़ेंगे डिटेल में। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस, बिल्कुल गला ब्लॉक हो जाता है, बहुत दर्द होता है, तरह तरह की अपन दवा देते हैं। तो इस तरह से अपन ने टॉन्सिल्स को पढ़ा। ये भी एक तरह का लिम्फोइड ऑर्गन होता है। डायरेक्ट फूड में कोई बैक्टीरिया है तो वो इन टॉन्सिल के टच में आता है तो वो बैक्टीरिया मर जाता है, लेकिन कई बार बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि इन टॉन्सिल्स को ही बीमार कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब अपन ने पढ़ा, आपको ये सब हो गया। ठीक है, आप गूगल से इन सब की इमेज देखना। ठीक है, आज के लिए थैंक यू, इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे स्प्लीन, उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थाइमस, और उसके बाद एक छोटी सी क्लास होगी जिसमें अपन पढ़ेंगे माल्ट। ओके, आज के लिए थैंक यू।